हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, जिनके ऊपर आयनिक बॉन्ड की फॉर्म होना डिपेंड करता है। एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगे वो हम स्टडी करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड है जो उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ ए पॉजिटिव आयन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन काइंड ऑफ एटम। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके जो आयन की फॉर्मेशन करनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आयनिक बॉन्ड का फॉर्म होना, आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। और जो दूसरा फैक्टर रहेगा वो होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड थर्ड फैक्टर होगा लैटिस एनर्जी। जो तीसरा फैक्टर है वो होगा लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। ये तीनों फैक्टर कौन से हैं? सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड थर्ड इज लैटिस एंथैल्पी। तो देखते हैं ये जो तीनों फैक्टर है वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं या फिर कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है तो उसके लिए कुछ अमाउंट एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हमें कैटायन बनाना है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनाना है, तो उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी कम होगी, मतलब किसी भी जो एटम है गैसियस एटम उसमें से इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है तो ए पॉजिटिव आयन बनाना है और इलेक्ट्रॉन रिमूव। जैसे ही हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई, मतलब आसानी से हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ये कैटायन बना सकते हैं। अगर आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कम है तो आसानी से हम आयन बना सकते हैं और आसानी से ही आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो जो आयन है उसकी फॉर्मेशन भी क्या होगी? बहुत ही डिफ़िकल्ट होगी और किसी भी जो आयनिक बॉन्ड है उसका फॉर्म होना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो जितना ही हम आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं किसी भी एटम में से तो पॉजिटिव आयन हम आसानी से बना सकते हैं और जो चांसेस होंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के वो क्या होंगे? बहुत ही ज़्यादा होंगे अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमारे लिए आसान होगा और आयनिक बॉन्ड फॉर्म जो चांसेस हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के वो भी बहुत ही ज़्यादा होंगे। जैसे एल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ही कम होती है क्योंकि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकती हैं, तो उनकी बहुत ही कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इस वजह से आयनिक बॉन्ड जो एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनसे कैसे बॉन्ड बनते हैं? आयनिक बॉन्ड। और जो सेकंड फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कोई भी जो गैसियस एटम है, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना। तो उस टाइम पे अब की बार हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बना है हमारा और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एटम जितना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो आसानी से नेगेटिव आयन बनाएगा और जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होगी।
अगर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हुई तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होने वाली है वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। और जो ये आयन है नेगेटिवली चार्ज जो एनायन है वो भी फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का जो चांस होगा वो ग्रेटर होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी अगर ज़्यादा हुई, ज़्यादा रिलीज होगी, तो जो आयन बनेगा नेगेटिवली चार्ज आयन वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के चांस भी क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा होंगे। क्योंकि हैलोजन होते हैं वो उनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इस वजह से हैलोजेंस के जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी। ये सेकंड फैक्टर। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो अपोजिटली चार्ज आयन है, हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन का एग्जांपल दे सकते हैं। हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज आयन हैं, ये आपस में कंबाइन होकर जब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, दो अपोजिटली चार्ज आयन्स आपस में कंबाइन होकर अगर आयनिक कंपाउंड बना है और उस टाइम पे कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जैसे ही अपोजिटली चार्ज आयन आपस में कंबाइन होकर आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, उस टाइम पे ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बनता है और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, लैटिस एंथैल्पी। तो नंबर ऑफ गैसीय एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। जब पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो अपोजिटली चार्ज आयन जब आपस में कंबाइन होते हैं और उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होगी, लैटिस एंथैल्पी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बनने वाला आयनिक कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अगर लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ही हाई है तो जो कंपाउंड बना है आयनिक कंपाउंड वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो एनर्जी अगर रिलीज ज्यादा हुई इसका मतलब आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी उतनी ही ग्रेटर होगी। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अपोजिटली चार्ज आयन्स हैं उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो चार्जेस हैं उनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस होती है उनके बीच की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फोर्स लिखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, उनके बीच की डिस्टेंस और चार्जेस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो लैटिस एंथैल्पी है वो आगे किसके ऊपर डिपेंड करती है वो देखते हैं। एक है चार्ज ऑन दी आयन, लैटिस एंथैल्पी कब ज्यादा रिलीज होगी और कब कम रिलीज होगी वो देखते हैं। चार्ज ऑन दी आयन, अगर आयन्स के ऊपर हाई चार्ज है, ज्यादा चार्ज होगा अगर आयन्स के ऊपर, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही ग्रेटर होगा, बहुत ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही आयनिक कंपाउंड ज्यादा फॉर्म होगा और बनने वाला कंपाउंड स्टेबल होगा। और जो लैटिस एंथैल्पी है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगी। तो चार्ज अगर हाई होगा तो लैटिस एंथैल्पी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगी। जैसे NaCl है, CaCl2 है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस, और यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और यहाँ Mg2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। जितना ज्यादा यहाँ पे चार्ज होगा उतनी ही लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। अगर इनकी लैटिस एंथैल्पी कंपैरिजन करें हम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सबसे ज्यादा होगी और सोडियम क्लोराइड की इसमें सबसे कम होगी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कम है। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो लैटिस एंथैल्पी हाई होगी और आयनिक कंपाउंड भी ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड जो पार्ट है साइज ऑफ द आयंस। अगर छोटे साइज के आयंस होंगे, अगर छोटे जो स्पीशीज हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं, अगर उनका साइज स्मॉल होगा
तो जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनके आपस में कंबाइन होने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। छोटे साइज के पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो हाईली चार्ज स्पीसीज हैं उनके बजाय जो दूसरा फैक्टर है, चार्जेस के बजाय चार्ज का हम फैक्टर पढ़ चुके हैं, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है आयंस के बीच में वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आयंस का चार्ज साइज क्या बताया है, ज्यादा होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या होगी उनके बीच में, ज्यादा होगी। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा उसके बीच में, बहुत ही स्मॉल होगा। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर छोटी हुई, छोटे साइज के आयंस हुए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं लैटिस एंथैल्पी इसमें से किसकी ज्यादा होगी। अगर NaCl NaBr की बात करें, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड, जो ब्रोमीन है वो बड़े साइज का आयन होगा Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव के कंपैरिजन में। दोनों में Na पॉजिटिव कॉमन आयन है। इन दोनों में जो Cl नेगेटिव है वो छोटे साइज का होगा, Br नेगेटिव का साइज बड़ा होगा। तो लैटिस एंथैल्पी इन दोनों का साइज क्या होगा, छोटा होगा, तो इसी की ज्यादा होगी, साइज छोटा। तो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे ही फ्लोरीन और आयोडीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा, तो LiF की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा। AgCl AgI में क्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से AgCl की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा। और CaF2 और CaCl2 में फ्लोरीन का साइज क्या होगा, छोटा होगा क्लोरीन से, तो लैटिस एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, CaF2 की, क्योंकि छोटा साइज होने की वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा होगा और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, मतलब लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी और आयनिक बॉन्ड जो फॉर्मेशन के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा होंगे। लेकिन जो बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट देखें, बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। जो बेरिलियम ऑक्साइड है ग्रेटर कोवलेंट करेक्टर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है। फिर जो नेट इफेक्ट देखते हैं लैटिस एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर लैटिस एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों कंबाइन करके अगर वो आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा है, ये भी एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, दी जाती है। तो अगर ये जो रिलीज होती है एनर्जी वो दोनों ही कंबाइन करके आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा है, तो नेट इफेक्ट कौन सा लगेगा, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगी तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। गाइज ये तो था कौन से फैक्टर हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो टॉपिक है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल स्टेट की अगर बात करें, आयनिक कंपाउंड्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर, सॉलिड क्रिस्टल होते हैं आयनिक कंपाउंड, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, एक्सरे स्टडी से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, जो NaCl है उसको हम ऐसे बॉन्ड की तरह नहीं बना सकते हैं, वो हमेशा आयंस की फॉर्म में ही रहता है, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो आयंस की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो एक्सरे एनालिसिस से क्या पता चला है, आयनिक कंपाउंड्स आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनका एक रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, हर एक का जो क्लोज पैक्ड रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में जो एक क्यूब की तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है सोडियम क्लोराइड का, कॉमन साल्ट जो है, तो वो एक क्यूबिक क्रिस्टल है, एक आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
तो ये स्ट्रक्चर आता है हमारा 12th क्लास में। इस तरीके आप सिर्फ ये देख सकते हो, इस तरीके से जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो 6 सोडियम आयंस हैं वो 6 ही Cl नेगेटिव आयन से घिरे हुए हैं, और जो जो एक Cl नेगेटिव आयन होगा वो 6 Na पॉजिटिव आयन से घिरा होगा, और एक जो Na पॉजिटिव आयन है वो किससे सराउंडेड होगा, 6 Cl नेगेटिव आयन से। हर एक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 होगा। थर्ड जो फैक्टर है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में बहुत ही ज्यादा होता है। इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करना, जो क्रिस्टल लैटिस है उसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है, और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा टेम्परेचर की। इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही हाई होता है। फोर्थ जो फैक्टर है सोल्युबिलिटी। जो आयनिक कंपाउंड है या फिर आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, वो लाइक्स डिजोल्व लाइक स्टेटमेंट को ओबे करते हैं। मतलब वो आयंस की फॉर्म में है तो डाइपोल बना हुआ है, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, दो पोल बने हुए हैं यहाँ पे, तो डाइपोल की तरह है वो। तो वो जो पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व होता है। जैसे वाटर है जो कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस की फॉर्म में पोलर होता है, तो आयनिक कंपाउंड्स भी पोलर होने की वजह से पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व होते हैं, और हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो ये क्या है कि जो पोलर सोलवेंट है वो इंटरेक्ट करता है आयनिक क्रिस्टल के साथ में, जो इसके अंदर आयंस हैं। और जो नॉन पोलर सोलवेंट है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जो जिनका डाइपोल नहीं बनता है, जो आयंस की फॉर्म में नहीं होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जो बेंजीन है, इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही कम होता है, और इनके अंदर जो आयनिक सॉलिड है वो डिजोल्व नहीं होते हैं। उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये आयनिक सॉलिड को डिजोल्व कर सकें। तो आयनिक सॉलिड सिर्फ और सिर्फ किस में डिजोल्व होते हैं, पोलर सोलवेंट के अंदर तो सोल्यूबल होंगे, और जो नॉन पोलर सोलवेंट है उसके अंदर इनसोल्यूबल होंगे। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमें पता है वाटर का होता है 80, और मिथाइल अल्कोहल का 35, इथाइल अल्कोहल 27, एसीटोन 21 और ईथर 4.1। ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती हैं। ये आप वैसे देख सकते हो, वाटर का तो जनरली हमें पता होता है 80 ही होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और जो नेक्स्ट फैक्टर है आयनिक कंपाउंड्स का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्टिविटी शो करते हैं, मतलब कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दो कंडीशन होती हैं, या तो आयनिक कंपाउंड्स को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया जाए, या फिर उनको मेल्ट कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दीज आर आइदर डिजोल्व इन वाटर और मेल्ट, या तो मोल्टन स्टेट में या फिर aqueous सॉल्यूशन के अंदर, जब वाटर में डिजोल्व करें या फिर उनको मेल्ट करें। मोल्टन स्टेट में और aqueous सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो आयंस की फॉर्म में मतलब अलग अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो फ्लो होता है। और आयनिक रिएक्शन, आयनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन आयन प्रोड्यूस इन सॉल्यूशन, अपोजिटली आयन कंबाइन होते हैं आपस में। तो आयनिक कंपाउंड्स जो रिएक्शन है वो बहुत ही फास्ट होती हैं। आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन, ये केमिकल काइनेटिक्स का भी टॉपिक होता है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्शन फास्ट होती है। जब आप कोई भी जो आयनिक रिएक्शन हुई है NaCl प्लस का AgNO3, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी। जब इसकी रेट देखी गई है, यहाँ पे टाइम देखा गया है कितने टाइम में होती है, तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती हैं। क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो दो फैक्टर होते हैं, एक तो उनके बीच में बॉन्ड डिसोसिएट होना,
एक तो जो रिएक्टेंट लिए गए हैं उनके बॉन्ड बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होना, और जो दूसरा फैक्टर है वो है बॉन्ड फॉर्म होना। बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों फैक्टर होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पहले ही आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। इनके बीच का बॉन्ड टूटना कोई मतलब वो नहीं होगा। आयनिक ये वाला स्टेप इसमें नहीं होगा बॉन्ड डिसोसिएशन, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स पहले आयन की फॉर्म में होते हैं। जो बाकी कंपाउंड है कोवलेंट कंपाउंड सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएट करें फिर आयन्स फॉर्म करें उनके, लेकिन आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड डिसोसिएशन वाला स्टेप नहीं होता है, सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन वाला स्टेप होता है। इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। तो गाइज ये थे आज के हमारे टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।